हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और आज बच्चों क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करना है। हम क्लास 10th का और क्लास 12th का दोनों जो बोर्ड की कक्षाएं थी उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्लास 11th का डिस्कस करना है क्योंकि बहुत बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि सर 11th क्लास का भी सिलेबस आप हमें हिंदी में बताइए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी सिलेबस हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हिंदी से शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा स्किप ना करे क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होगी ना तो बेटा आपको बाद में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो अभी आप पूरी वीडियो को समझिए, भले ही आपका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी सारी परेशानियाँ, जितनी भी आपके दिमाग में परेशानियाँ होंगी अपने सिलेबस के कट ऑफ को लेकर के या जितना भी रिड्यूस सिलेबस है उसको लेकर के, वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इसको देखते ही रहिए, लेकिन एक बार इसको अवश्य पूरा देखें। ठीक है ना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व होंगी इससे, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। जो 2020-21 का सिलेबस कट हुआ है उस रिड्यूस सिलेबस की डिस्कशन करेंगे हम। बस यही जानेंगे का क्या कटा है ना, क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है आप उसको अपनी बुक से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको और इंग्लिश में भी आपको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आपके पास 11th क्लास में आरो भाग 1 और भाग 1 दो प्रकार से आपकी बुक्स हैं, एक गद्यखंड और एक काव्यखंड। अब काव्यखंड की बात करते हैं। इसमें आपका त्रिलोचन, चंपा काले काले, अक्षर नहीं चिन्हती, ये आपका सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ ये माइनस हुआ है यानी रिड्यूस हुआ है। उसके बाद अक्क महादेवी में नंबर क्या है, हे भूख मत मचल, ये कट। ख में है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये भी रिड्यूस हो गया है। उसके बाद अवतार सिंह पास का है सबसे खतरनाक नाम है जो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। उसके बाद गद्यखंड में आइए तो सत्यजीत राय के अपू के साथ 2.5 साल, सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप, राम नरेश त्रिपाठी पथिक और बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण और मन्नू भंडारी का रजनी, यानी ये 5 चीज़ें आपकी रिड्यूस हुई हैं। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत प्रबोधनी के अंदर आते हैं तो प्रश्नोत्तर विनोदय, ठीक है, प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा रिड्यूस हुआ है, और वणिग वैद्यो वार्तालाप है, ठीक है, ये भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये तो था हिंदी का सिलेबस जो आपका कम हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आपकी कटी हैं। सबसे पहले तो राइटिंग में लेटर टू द एडिटर ये कट हो गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद अ बायोडाटा और रिज्यूम ये कट हो गया है। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन लिखते थे या फिर लेटर लिखते थे, वो सभी आपका रिड्यूस हो गया, कट गया। आर्टिकल नहीं लिखने हैं, रिपोर्ट राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ग्रामर्स में आइए। ग्रामर में आपका मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स और आपका क्लॉजेज भी हो गए, और एरर करेक्शन और एडिटिंग टास्क ये आपके रिड्यूस हो गए हैं आपके ग्रामर से। उसके बाद लिटरेचर में हॉर्नबिल, जो आपके हॉर्नबिल बुक है उसमें आपका फादर टू सन ये कट हो गया है, और द एडवेंचर, ठीक है, यानी फादर टू सन और द एडवेंचर आपका कट हो गया है। ठीक है, उसके बाद स्नैपशॉट में आइए। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड पहला, एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी ये आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर देख लें, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के सिलेबस में आते हैं हम। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा मुझे और भी डिस्कशन करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदी का पोर्शन भी इसमें लिया हुआ है, तो ये भी हमें डिस्कस करना है। देखिए बच्चों, यूनिट नंबर 1 में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत और मापन। ठीक है, भौतिक जगत और मापन में आपका फिजिक्स का स्कोप और एक्साइटमेंट कट हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल लॉ का नेचर यानी प्रकृति, ठीक है, ये भी कट हो गया है। उसके बाद भौतिकी के टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ठीक है ना, यानी समाज और प्रौद्योगिकी भी कट हो गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपका काइनेमेटिक्स आता है यानी शुद्ध गतिकी। ठीक है ना, गतिकी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कट हो गया है। ठीक है, और आपका सीधी जो लाइन है ना, रेखीय गति,
वो भी कट हो गया है, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी जो स्ट्रेट लाइन में हम मोशन करते हैं, सीधी रेखा में जो हम मोशन करते हैं, वो भी इसका कट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में पोजीशन टाइम ग्राफ, देखिए ग्राफ भी आते हैं तो इसमें पीटी ग्राफ होता है। ठीक है, ये कट हो गया है और साथ ही साथ आपकी गति और वेग भी ख़त्म कर दिया गया है इस काइनेमेटिक्स से। ठीक है, उसके बाद आते हैं गति के नियम पर। गति के नियम में आपका जो बल का कॉन्सेप्ट दिया था, वो बल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। उसके बाद इनर्शिया ख़त्म हो गया है। न्यूटन का पहला नियम, मोशन का यानी गति का प्रथम नियम कट हो गया है। उसके बाद मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ ये भी कट हो गया, यानी गति का दूसरा नियम और मोमेंटम भी कट हो गया। उसके बाद इम्पल्स और न्यूटन का थर्ड लॉ ये भी खत्म हो गया है। ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों खत्म हो गए। मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर ना खत्म हो गया हो। ठीक है, उसके बाद में यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड तथा कणों के बीच निकाय की गति। ठीक है ना, यही है दृढ़ पिंड तथा कणों के बीच निकाय की गति। इसके अंदर में आपका जो पैरेलल, यानी जो पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, पैरेलल ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री वाला। ठीक है, एक्सिस की थ्योरम और उनकी एप्लीकेशंस कट हो गई हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण पे। गुरुत्वाकर्षण में जो केपलर का लॉ है, केपलर का नियम खत्म हो गया, डिलीट हो गया है। और उसके बाद जो आपकी ग्रेविटी की वजह से, यानी आपका गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता था, ठीक है, वो भी कट हो गया है। उसके बाद में आपका स्थूल द्रव्य के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, यानी स्थूल द्रव्य के गुण, इसके अंदर से आपका इलास्टिक बिहेवियर, साथ ही साथ शियर कट हो गया है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी जो दृढ़ता का मॉड्यूलस था वो कट हो गया है। साथ ही साथ ऊष्मा, तापमान और ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों कम हो गए हैं, कट हो गए हैं। उसके बाद आते हैं ऊष्मा गति की यानी थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट इंजन यानी ऊष्मा इंजन खत्म हो गया है और रेफ्रिजरेटर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका दोलन एवं तरंगे यानी ओसिलेशन एंड वेव्स। क्लियर हो रहा है मेरे हिसाब से, मैं आपको बता पा रहा हूँ, समझा भी पा रहा हूँ। उसके बाद आपको फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स आपका ख़त्म हो गया है, दोलन और तरंग जो यूनिट है उसमें से। ठीक है, साथ ही साथ डॉपलर प्रभाव ये भी ख़त्म हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, आपके सिलेबस से। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी क्या कहती है? बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, शायद मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा सकूँ। पहली जो यूनिट है यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना, यानी सजीव जगत की में विविधताएँ जो आती हैं। सबसे पहले उसमें जो आपके सजीव हैं उनका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है आपको, जिसमें आपका 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, सजीव जगत के वर्गीकरण के अंदर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण जो कि विटेकर ने दिया था, RH विटेकर ने। ठीक है, उसके बाद मेजर ग्रुप्स यानी इनके समूह और क्लासिफिकेशन विद ईच किंगडम यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जो दिया हुआ था, इसका कुछ भी आपको क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है, यानी जो वर्गीकरण का सिद्धांत है नहीं पढ़ना। उसके बाद आते हैं सिस्टमेटिक्स पे। पौधों के अंदर आपको मेजर ग्रुप नहीं पढ़ने, एंजियोस्पर्म से ऊपर वाले। ठीक है ना, उसके बाद वर्गीकरण पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको बॉटनिकल गार्डन पहले चैप्टर में है, ठीक है ना, वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, उसके बाद हर्बेरियम आपको नहीं पढ़ना है। जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम के बारे में आपको नहीं पढ़ना, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें रखते हैं, पौधे रखते हैं ना। म्यूजियम वगैरह आपने देखा होगा, अपने हरिद्वार में है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में है, गेट नंबर 3 पे आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाना, म्यूजियम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर आप वहाँ कभी घूमने जाओ तो। ठीक है, उसके बाद में आपको जंतुओं और प्लांट्स की यानी पौधों की जो संरचना है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, जो आपके पुष्पीय पौधे होते हैं उन पुष्पीय पौधों की एनाटॉमी यानी उनका पूरा शरीर के बारे में जानना और उनकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जड़, तना, पत्ती
इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर, फूल, फ्रूट एंड सीड आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में एन इंसेक्ट भी नहीं पढ़ना है, यानी ये आपका पॉलिनेशन में आएगा। क्लियर है। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको वाटर का मूवमेंट यानी पानी की गति, फूड की गति, ठीक है, न्यूट्रिएंट एंड गैसेज, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे इनका मूवमेंट होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। क्लियर है बात। उसके बाद में पौधे और पानी, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद पौधे की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट यानी उसका विकास नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी पौधे की वृद्धि और उसका विकास आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में आइए तो पाचन और अवशोषण नहीं पढ़ना, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट यानी गमन व गति आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वय, ठीक है ना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है। उसके बाद में आते हैं केमिस्ट्री पर। ठीक है, केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट पे आइए, लगभग यूनिट नंबर 14 यूनिट हैं इसमें जो कट हैं कुछ पोर्शंस। तो सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर की प्रकृति, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजकता का नियम आपको नहीं पढ़ना है, डाल्टन की थ्योरी तथा एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट यानी तत्वों का कॉन्सेप्ट और एटम्स का कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु अणु का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। उसके बाद आइए अणु की संरचना यानी एटम की, परमाणु संरचना भी कहते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको इसमें अणु संख्या नहीं पढ़नी यानी एटॉमिक नंबर, आइसोटोप और आइसोबार, समस्थानिक और संभारिक भी नहीं पढ़ने हैं। थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, थॉमसन ने एक मॉडल दिया था और उसकी सीमाएं आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, और रदरफोर्ड का मॉडल और उसकी लिमिटेशन भी आपको नहीं पढ़नी, केवल बोहर का मॉडल पढ़ना है। ठीक है ना, जिसमें ऐसे ऐसे आपकी रेज आती हैं, अल्फा रेज, और वो कुछ टकरा के वापस चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ अपना डायरेक्शन बदल दे देती हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपको तत्वों का क्लासिफिकेशन यानी तत्वों का वर्गीकरण और पीरियोडिसिटी यानी कि जो आवर्तीकरण होता है आपका, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको उसके अंदर से, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की महत्वता आपको नहीं पढ़नी है, और पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये आपको ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी अपने सिलेबस में। ठीक है। उसके बाद मैटर की अवस्था, गैस और लिक्विड आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और टेंशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, यानी गैसेस का लिक्विफिकेशन और लिक्विड स्टेट में आपको वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, ये आपको नहीं पढ़ना है। थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आइए। थर्मोडाइनमिक्स मैंने अभी आपको बताया था ऊष्मागतिकी होता है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आपको हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट यानी हीट की अक्षमता नहीं पढ़नी है, ऊष्मा क्षमता। ठीक है, और क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम में आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट यानी नमक का हाइड्रोजनीकरण आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़नी है रेडॉक्स अभिक्रिया की, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन समझ सकते हैं आप। ठीक है ना। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एल्कली, एल्कीन्स, अर्थ मेटल जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में CaO, CO3 और इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ लाइम एंड लाइमस्टोन यानी आपको चुनने का, शुष्क बुझे हुए चुनने का, और उसका जो आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी आपको इसमें नहीं पढ़नी है बच्चों। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट का। इसमें ग्रुप 13 एलिमेंट आपको नहीं पढ़ने हैं और ग्रुप 14 एलिमेंट आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, इसके अंदर आपको क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में के मेथड्स नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को आप कैसे पढ़ेंगे। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन नहीं पढ़ना है इसमें, और कंबशन और पायरोलाइसिस भी आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ पर्यावरणीय रासायनिक विज्ञान के अंदर आते हैं तो ये पूरा चैप्टर कट है बच्चों।
ठीक है, जो पर्यावरणीय केमिस्ट्री है आपकी, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कट हैं, ठीक है। इस यूनिट को आप देख लीजिएगा। इसमें आपको पानी, पानी, हवा, मिट्टी का पॉल्यूशन नहीं पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो आपको नहीं पढ़ना। स्मॉग नहीं पढ़ना है। एसिड रेन नहीं पढ़ना। ओजोन नहीं पढ़ना, उसके रिएक्शंस नहीं पढ़नी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। उसके बाद आपका प्रदूषण है जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज के कारण होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का है। अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स के अंदर बच्चों देखो, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यूनिट में मैं आपको बता दूं, सेट एंड फंक्शंस में आपको सेट्स के अंदर डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का जो अंतर है वो आपको नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट और आपका क्वोशंट ऑफ फंक्शंस नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप नहीं पढ़ना है आपको, जिसमें आपका साइन थीटा, साइन अल्फा, कोस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बीजगणित पे, अलजेब्रा पे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ें हैं। देखो वैसे तो ये समझ जाओगे आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ द प्रूफ ऑफ इंडक्शन नहीं पढ़ना है। मोटिवेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड बाई लुकिंग एट द नेचुरल नंबर नहीं पढ़ना है। एज अ लीस्ट इंडक्टिव सबसेट ऑफ रियल नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सिंपल एप्लीकेशन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं पढ़ना है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको हिस्ट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस, पास्कल ट्राइंगल, जर्नल एंड मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, साथ साथ आपको सिंपल एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। भाई मैं बायो का एक टीचर हूँ, तो इसलिए मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करिएगा आप, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपको सम टू n टर्म्स टू द स्पेशल सीरीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इफ़, ओनली इफ़, कंडीशंस इम्प्लाइज एंड और इम्प्लाइड, और भाई ये मेरे समझ से बाहर है, मैं नहीं जानता इसको, ठीक है। आप लोग PDF फाइल में देख लीजिएगा, PDF होगी आपके पास, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको स्टैटिक्स के अंदर एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विद द थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, ये आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा बेसिक सी बात आपको बता दूं कि बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और थोड़ा ना कमेंट में कुछ लिखा करो, है ना, ताकि मुझे फीडबैक मिल पाए आपका कि आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, तभी मैं कुछ आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से बनाता जा रहा हूँ वीडियो, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा बच्चा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट किस बच्चे को है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और पता भी चलता है कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बच्चों। बाकी मैं यही कहूँगा कि सिलेबस की वीडियो आप अपनी क्लासमेट्स तक शेयर करिए, ताकि हमें भी मौका मिले कि हम भी आप लोगों के साथ और लोगों के साथ जुड़ पाएँ। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।